सभी को नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में क्षितिज भाग 1 9वीं कक्षा से द्वितीय पाठ ल्हासा की ओर पढ़ेंगे, जिसके लेखक राहुल सानकृत्यायन हैं, जो एक यात्रा वृत्तांतों के लिए जाने जाते हैं। ल्हासा की ओर ये भी एक यात्रा वृत्तांत है। नेपाल तिब्बत के रास्ते ल्हासा पहुंचना लेखक की बड़ी कामयाबी रही। उसी को इस पाठ में उन्होंने लिखा है। तो राहुल सानकृत्यायन का पहले हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। आपको ये लिखना है और याद करना है। देखिए, राहुल सानकृत्यायन जो है, उनका जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पहंदा यानी नाना के वहाँ पहंदा नामक ज़िला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। याद रखने, पैतृक गांव जो है कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। ये प्रश्न लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है। केदार पांडे। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सानकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे, इसलिए उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। यहाँ तक आप उनका जीवन परिचय प्रथम शीर्षक बना सकते हैं। जीवन परिचय और साहित्यिक विशेषताओं लिखते समय हमें शीर्षक दे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, अन्यथा आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रमुख रचनाएं आप पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। राहुल सानकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया, यानी दूसरे लिखे हुए ग्रंथों का अपनी मातृभाषा हिंदी में अनुवाद किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में प्रकाशित है। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो यहाँ आप उनकी ये प्रमुख रचनाओं को आप शीर्षक में डाल देंगे। उसके बाद आप साहित्यिक विशेषताओं से शीर्षक बना सकते हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लोकप्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। ये आप उनका साहित्यिक विशेषताओं में लिखेंगे। यात्रा लेखन में राहुल जी का स्थान अत्यंतम है, यानी उत्तम है, सर्वोपरि है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया, यानी घूमना फिरना। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के राहुल सानकृत्यायन थे, जो अपनी रचनाओं में अपनी यात्रा वृत्तांतों से काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, अज्ञात शतलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। यहाँ तक आप जीवन परिचय लिखेंगे। अब हम जानेंगे पाठ के बारे में और पाठ का सार पढ़ेंगे। देखिए,
शुरू करते हैं पाठ का सार। तो इसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। पाठ में जो है तिब्बत की यात्रा का वर्णन है। आपकी पाठ्य पुस्तक अगर आपके पास है तो उसमें से ज़रूर पढ़ें। तिब्बत की राजधानी लहासा, जहाँ की यात्रा राहुल सांकृत्यायन ने जो की, वहाँ जाने के लिए नेपाल का रास्ता उन्होंने अपनाना पड़ा और मार्ग में जो कठिनाइयाँ आई उन्हीं का वर्णन इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने किया है। किस प्रकार वो भिखमंगों के भेष में तिब्बत में घुसे, वहाँ हथियारों का कोई कानून नहीं था, किस प्रकार उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये आप सुनेंगे। पाठ में राहुल जी ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। उन्होंने 1929-30 में नेपाल के रास्ते से जो यात्रा की थी, यहाँ पर उसका वर्णन किया है। उन्होंने यात्रा जो है भिखमंगों के छद्म वेश में की थी, यानी भिखमंगों का वेश अपनाया था। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले फरी कलिंगपोंग का रास्ता नहीं बना था। यात्रा जब की उन्होंने तब पहले जो है कोई रास्ता वहाँ से कलिंगपोंग से कोई रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। रास्ते पर नेपाल के लोग साथ साथ भारत के लोग जो हैं भी जाते थे। रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी यही था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता, वहाँ औरतें पर्दा नहीं डालती। ये तिब्बत समाज की कुछ विशेषताएं उन्होंने लिखी हैं। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में नहीं घुसने नहीं देता, नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं, यानी चोरी का डर वहाँ बना रहता है। तो यहाँ तिब्बती समाज का वर्णन राहुल जी ने किया है। और ज़रूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं, यानी घर में जो है दूसरों का आदर सम्मान करते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देगी, यानी वहाँ आप किसी के घर में खाना वगैरह बनवा सकते हैं। तो ये व्यक्त किया है। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले, यानी कोई खंडर चीनी किला था, वहाँ से चले तो एक व्यक्ति को 2 चीटें राहदारी देकर थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। तो यहाँ पर वर्णन किया है कि किस प्रकार वो थोंगला के आखिरी गांव में, थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुँचे। यहाँ सुमिति एक जो मंगोल भिक्षु था, राहुल जी का दोस्त, उनकी पहचान हुई और उनका रास्ते में सुमिति ने उनकी काफ़ी सहायता की। 5 साल बाद वे लोग इस रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी। गरीब के झोपड़ी में ठहरना पड़ा, गरीब व्यक्ति के पास उनको रहना पड़ा, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। अगले दिन सुमिति के साथ विकट ढांडा थोंगला पार करना था। इस प्रकार वो थोंगला पार करते हुए तिब्बत में जो खतरे थे 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई से दोनों ओर गांव का नामो निशान न था, वहां से वो गुजरे। डाकुओं के छिपने की जगह और सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे, यानी तिब्बती समाज के ऐसे इलाकों में जो है लोग दूसरों की हत्या कर देते थे लूटपाट के लिए। दूसरे दिन डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्होंने दक्षिण पूर्व और बिना बर्फ़ और एरियाले के नंगे पहाड़ दिखे। तो ये देखिए सारा प्राकृतिक वर्णन लेखक ने यहाँ पे किया है। लंकोर का रास्ता दाहिने ओर से लेखक को थोड़ी देर हो गई। उसका कारण ये था, उसका घोड़ा जो है रास्ते से दूसरे घोड़ों से धीमे चल रहा था और वह एक बार रास्ते से भटक भी गया था। ये वर्णन लेखक ने अपनी यात्रा में किया है। आसपास के गांव में सुमिति के परिचित थे, जाकर उनसे मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया। यानी सुमिति जो उनका मित्र था, उनके परिचितों के वहाँ वो मिलना चाहते थे, लेकिन लेखक ने उनको मना कर दिया। आगे देखिए, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में भी चलना पड़ा। अपनी चीज़ें लादे हाथ में डंडा लेकर वो यात्रा करते रहे।
तिंगरी के मैदान में से पहाड़ों से घिरा एक टापू उनको दिखाई दिया। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसका नाम तिंगरी समाधिगिरी था। ये नाम कई बार पूछे जाते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में। आसपास के गांव में सुमिति के बहुत से परिचित थे, तो उन लेखक ने उन्हें मिलने नहीं दिया। सुमिति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। जगह का जिक्र है। तिब्बत की ज़मीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी थी। इन जागीरदारों का हिस्सा जो है मठों के हाथों में था, यानी जो बड़े बड़े संस्थाएं पहले बनी होती थी, आपस में एक मठ निर्मित कर लिया जाता था एक संस्था के रूप में। उन्हीं के हाथों में बड़ा हिस्सा जागीरों का था, ज़मीनों का था। अपनी अपनी जागीर के हर जागीरदार कुछ खेती करते थे, इसलिए उन्हें बेगार में मिल जाते थे। तो आगे देखिए, वहाँ पर एक अच्छे मंदिर का वर्णन लेखक ने किया है, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिपि 103 पोथियाँ रखी थी। ये प्रश्न पूछा गया था कि बुद्ध मंदिर में कितनी पोथियाँ रखी थी? 103, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमिति ने आसपास यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा और लेखक मान गया। इस कहने का अभिप्राय, सुमिति अपने परिचितों से मिलने चले गए। तिंगरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसेस से विदा लेकर चल दिए, यानी वहाँ मठ से निकल पड़े। तो इस प्रकार उन्होंने तिब्बत जो है पहुँचना जो है उनके लिए थोड़ा मुश्किल और कठिनाइयों से भरा था, भिखमंगों के भेष में। तो यात्रा में जो कठिनाइयाँ उन्होंने आई वो आप पाठ से एक बार दोबारा पढ़ेंगे और समझेंगे। जीवन परिचय आपने लिख लेना है।